सो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले जब कभी भी कोई आप डायरेक्ट रीड करें तो जो बेसिक्स होते हैं उसके, उस पर एक बार ध्यान दीजिए। देखिए, डायरेक्ट जब भी रीड करते हैं तो उसके बेसिक्स पे हमेशा ध्यान दीजिए। बेसिक्स मतलब क्या? बेसिक्स का मतलब ये कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। किसी भी एक्ट की एक बेसिकली हिस्ट्री आपको आनी चाहिए, और हिस्ट्री से हमें जवाब मिलता है वाई का। देखिए, जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते वो लोग फिर इतिहास हो जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के पहले हमेशा थोड़ा सा इसका एक एक हिस्ट्री आप चेक कीजिए, उसका एक बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो एक्ट क्यों आया था। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मैं बात करता हूँ पॉक्सो की। तो पॉक्सो क्यों आया था? क्योंकि जो मेल या फिर जो चाइल्ड थे अंडर एज ऑफ 18 ईयर, उनको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं थी, इसलिए पॉक्सो आया था। और मोर स्ट्रेंथन करना था चाइल्ड के रिगार्डिंग लॉ, इसलिए पॉक्सो आया था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। जब भी कोई लॉ पढ़ो, ऑलवेज मस्ट रीड अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या करता है सर? हमें थोड़ा सा समझने में हेल्प करता है टू लॉ इन ए मच बेटर वे। अगर आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसका हिस्ट्री देखिए और उसका हमेशा पर्पस देखिए। हमेशा एक पर्पस देखिए कि क्यों का जवाब आपको क्या मिलेगा। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आंसर क्यों का, और क्यों का आंसर हमेशा मिलेगा आपको पर्पस में। पर्पस देखिए, हर लोग क्यों आया था। जहाँ पे मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, इस संविधान को बनाने के पीछे कौन कौन से चार्टर लेके आए गए। अब चार्टर को हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज चार्टर ही पढ़िएगा, इसको चार्टर को चार्टर ही लिखिएगा, क्योंकि चार्टर को चार्टर ही लिखा जाता है बहुत सारी जगह पर। तो पहले प्लीज एक हेडिंग डालिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक हेडिंग डालेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखिए उसमें। द ब्रिटिश पीरियड, द ब्रिटिश पीरियड, द ब्रिटिश द ब्रिटिश पीरियड in the history of India, in the history of India, began with began with incorporation of began with the incorporation of began with the incorporation of East India Company, began with the incorporation of East India Company. भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत, अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत, अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत, अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने से प्रारंभ होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने से प्रारंभ होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने से प्रारंभ होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने से प्रारंभ होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के से प्रारंभ होती है। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि देखिए होता क्या है शुरुआत में। देखिए, हम लोग ना, बहुत से लोग, मैं किसी को सुन रहा था, अभी एक बुक है इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इज ए फेमस बुक। और उस बुक में मैंने क्या पढ़ा कि अगर अंग्रेज इंडिया नहीं आते तो आज भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट नहीं होता। भारत एक जो एकीकृत संघ है वो उसमें नहीं रहता, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, इन सबको यूनाइटेड रखा एंड तक। अब कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले 1600 से। अब होता क्या है सर, पूरे इस टाइम पे जो वर्ड है, ये वर्ड एक्सप्लोर कर रहा था। दुनिया में हर देश एक्सप्लोर करने लगा हुआ था, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो। ये सब लोग दुनिया को खोजने में लगे हुए थे कि कहाँ पे दुनिया में कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से देश नहीं है। हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं
कोलंबस की बात करते हैं, या फिर हम वास्को डी गामा की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि भारत को ढूंढने के लिए लोग निकल के गए थे। क्या भारत को किसी ने पहले ढूंढा नहीं था? सर, पहले ढूंढा हुआ था, लेकिन बाय द वे ऑफ सी, समुद्री मार्गों से नहीं ढूंढा हुआ था भारत को। तो समुद्री मार्गों से ढूंढने का जो रास्ता था वो हमारे वास्को डी गामा ने कंप्लीट किया, और जब वास्को डी गामा ने ये रास्ता कंप्लीट किया तो सबसे पहले कालीकट पहुंचे। तो ये सब लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने लगे हुए थे। एक्सप्लोर का मतलब है बाय द वे ऑफ सी, समुद्री रास्तों से। जमीन के रास्तों से तो आप पहुंच ही सकते थे। आप पूरा जो पर्शिया है, पर्शिया जो पहले आज जो ईरान है वो पहले पर्शिया हुआ करता था। आप पूरा पर्शिया और पूरा ये अगर पार करके आएंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान करके इंडिया, तो ऐसे भी लेकिन सी रूट हमारे पास नहीं था, और सी रूट फाइंड करना ही सबसे बड़ा मकसद था इन लोगों का। अब इंडिया को क्यों ढूंढ रहे थे सब? पूरे दुनिया में सब लोग इंडिया के पीछे लगे हुए थे। इंडिया के पीछे इसलिए लगे हुए थे क्योंकि यहाँ पर मिलते थे अपने मसाला, ठीक है ना, जो मसाले हुआ करते थे। इसके लिए बहुत मारामारी थी पूरी दुनिया में, क्योंकि देखिए उन लोगों को स्टार्टिंग से पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि पैसा उन्होंने सबको लूट लूट के निकाल लिया। सोने की माइन सारी उनकी थी, गोल्ड माइन सारी उनकी थी, सब कुछ उनका था। उनको चाहिए था कि जो हर्ब्स है, मेडिसिन है, ये इनमें कैसे हम लोग आगे बढ़े। तो इंडिया को लोग ढूंढते हैं, और जब इंडिया को ढूंढ निकाला गया तो उसके बाद में एक कंपनी बना के भेजी गई। अब जो कंपनी थी, देखिए क्वीन ने बोला कि हम सीधा जाके रूल नहीं करेंगे। एक एक टाइम पीरियड में आपको बता देता हूँ। देखिए मोटे मोटे तौर पे मैं 4-5 टाइम पीरियड में इसको डिवाइड करूंगा। एक है 1600 से लेकर 1765 तक का टाइम पीरियड, हम सबको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा टाइम पीरियड है 1765 टू 1858, दूसरा टाइम पीरियड ये है। तीसरा टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 1858 टू 1919। तीसरा टाइम पीरियड जो होगा ये है 1919 टू 1947, and the last time period is 1947 to 1950। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस लास्ट टाइम फ्रेम में आता है, लेकिन हमें ये 4 टाइम पीरियड भी समझने पड़ेंगे, और हल्का सा इसको भी देखते हैं कि ये क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि सर एक जेएलओ का एग्जाम होता है, उसमें यहाँ से एक आधा सवाल उठ के आ जाता है। मैं भी आपको कोई फालतू चीज नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक शुरुआत यहाँ से होती है, और शुरुआत होती है इन चीजों से। और तो आपको समझना है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, तो यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दोस थिंग्स कि ये सब चीजें है क्या। देखिए अगर आप मैं बात करूं तो पीरियड ऑफ कंपनी जो रहता है, पीरियड ऑफ कंपनी रहा 1600 टू 1857 या 58 आप मान लीजिए, ये पीरियड ऑफ कंपनी है। और ब्रिटिश क्राउन का जो समय रहा, ब्रिटिश क्राउन का जो समय रहा वो रहा अराउंड 1858 टू 1947। तो सर ऐसा था, इन लोगों को व्यापार करने के लिए इंडिया आना था, तो ये लोग गए क्वीन के पास में। उस टाइम जो क्वीन हुआ करती थी इंग्लैंड में, उनके पास गए और जाके बोलते कि हमें व्यापार करने जाना है। तो क्वीन कहती कि हमारा पूरा बैकअप रहेगा आपको, लेकिन आप एक कंपनी बना के जाइए। तो इन्होंने एक कंपनी बनाई, उसका नाम रखा इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया, और इंडिया में इन लोगों ने परमिशन ली। धीरे धीरे इन्होंने फैक्ट्री डाली, धीरे धीरे इन्होंने थोड़ी थोड़ी जैसे सूरत में इन्होंने फैक्ट्री डाली, ये बहादुर शाह जफर के पास भी गए, ये लोग औरंगजेब के पास भी आए, क्योंकि ये पूरा टाइम पीरियड औरंगजेब का भी रहेगा। तो ये टाइम पीरियड कुछ ऐसा था जिसमें इन लोगों ने शुरुआत करी। अंग्रेजों का आना क्यों जरूरी था भारत के लिए, और अंग्रेजों के आने की वजह से क्या चेंजेस हुए भारत में? पहली बात तो ये, जब ब्रिटिशर्स रूल करने आए यहाँ पर, तो उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर निकाला। उनके लिए रूल सबके लिए इक्वल था, वो इक्वलिटी ऑफ लॉ में बिलीव करते थे। तो वो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे चार्टर्स के साथ में, चार्टर मतलब होता है कि हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेगा, एक तरह से वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता था, जिसके थ्रू ये बताते थे कि हम लोग किस तरह से रूल करेंगे और क्या रूलिंग्स हमारी रहेगी। तो इस तरह से वो लोग काम करते थे। सबसे पहले जो चार्टर आया, सबसे पहले हम
टाइम पीरियड समझते हैं ये वाला, तो प्लीज हेडिंग डालिए 1657 से लेकर 1765 और हिंदी में लिखिए कंपनी का कालखंड, कंपनी का कालखंड 1600 से लेकर 1857 और ब्रिटिश क्राउन का कालखंड 1858 से लेकर 1947। ये चेंज क्यों होता है यहाँ पर? ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि 1857 की क्रांति हमारे यहाँ पर हुई थी। द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 जब हुआ, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 जब हुआ तो उस टाइम पर एक तरह से हम उस टाइम पे हमें आजादी मिल चुकी होती, जैसे ये सेम टाइम पे आजादी मिली थी अमेरिका को और ये सेम टाइम पे हमें भी आजादी मिल गई होती, उसी सेम टाइम पीरियड पे हम भी आजादी मिल चुकी होती। तो जब कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से जब लोग प्रभावित हुए तो फिर वहां के ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर ले लिया और फिर वायसराय ये लोग भेजने लगे, ठीक है, जो कि सीधा क्वीन को रिप्रेजेंट करता था, जो कि सीधा क्वीन को रिप्रेजेंट करता था। प्लीज लिखिए, प्लीज हेडिंग डालिए 1600 टू 1765। लिखिए in 1600 the Britishers came in India, the Britishers came in India in 1600 the Britishers came in India as traders सन 1600 में सन 1600 में सन 1600 में अंग्रेज सन 1600 में अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए। सन 1600 में अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए, व्यापारी के रूप में आए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द चार्टर ऑफ 1600 सन 1600 के चार्टर के अनुसार, सन 1600 के चार्टर के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सन 1600 के चार्टर के अनुसार। यहाँ पे एक यूपी जुडिशरी का क्वेश्चन आया था, अभी उसको भी मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट टाइम। सन 1600 के चार्टर के अनुसार द चार्टर ऑफ 1600 the management of company in the hand of governor, the management of company in the hand of governor and other 24 members and other 24 members and other 24 members, कंपनी का प्रबंधन, कंपनी का प्रबंधन, कंपनी का प्रबंधन गवर्नर तथा कंपनी का प्रबंधन गवर्नर तथा तथा उसके 24 सदस्यों के पास होगा, गवर्नर तथा उसके 24 सदस्यों के पास होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए it was for 15 year, इसे 15 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया, इसे 15 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया, इसे 15 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया, इसे 15 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ कंपनी वाज द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ कंपनी वाज द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ कंपनी वाज इन सूरत। कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा सूरत 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 कोमा मद्रास मद्रास व हरिहरपुर में स्थापना की गई, हरिहरपुर में स्थापना की गई। द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ कंपनी वॉज इन सूरत मद्रास एंड इन हरिहरपुर
हरिहरपुर, पैराग्राफ से लिखिए। पैराग्राफ से लिखिए। द चीफ सेटलमेंट, द चीफ सेटलमेंट, द चीफ सेटलमेंट and presidencies and presidencies and presidencies was in Bombay, Madras and Kolkata, Bombay, Madras and Kolkata, Bombay, Madras and Kolkata। लिखिए, पैराग्राफ लिखिए। कंपनी का मुख्य रूप से, कंपनी का मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से स्थापना, मुख्य रूप से स्थापना और स्थापना और कार्यालय बॉम्बे, मद्रास व कोलकाता में था। बॉम्बे, मद्रास व कोलकाता में था। बॉम्बे, मद्रास व कोलकाता में था। हम लोग थोड़ा सा ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री को क्यों पढ़ा जाता है इसको समझिए। देखिए, कल को मैं आपको जब पार्ट 3 पढ़ाऊंगा, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे या फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे या फिर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ेंगे, तो हम वो चीज समझेंगे कि ये जो आज जो समाज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कास्टिज्म हो, इनइक्वालिटी हो, ये सब वो चीज थी जो पहले से चली भी आ रही थी। उसके ऊपर से ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही जिसमें ये चीज और ज्यादा उसको बढ़ावा मिला। जब तक हम हिस्ट्री नहीं समझेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते वो लोग इतिहास बन जाते हैं। आप इतिहास पढ़िए, थोड़ा सा आप हिस्ट्री पढ़िए, उसकी क्या हिस्ट्री थी उसकी, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन रटने का सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसको हल्का हल्का समझा रहा हूँ। और जब इसको फुल फेस में हम लोग अभी समझना स्टार्ट करेंगे, जब हम इसके थोड़ा सा चार्ट से बाहर निकलेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से देश से क्या चीज हमने बोरो करी है, कितने अमेंडमेंट हुए हैं। अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कोई बताएगा मुझे कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है? बताइए मुझे कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली। 10 सेकंड वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। जी बताइए। हाँ, व्हाट इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट? अभी एक 130 वाला जो अमेंडमेंट है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 130 अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं लोग, लेकिन अभी तक सिर्फ 106 अमेंडमेंट हुए हैं। वेरी गुड, अभी तक सिर्फ 106 अमेंडमेंट हुए हैं। 130 अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं। अगर आप देखेंगे बहुत से लोग क्या करते हैं, अमेंडमेंट बिल को अमेंडमेंट लेके आते हैं, लेकिन ये नहीं है। अमेंडमेंट बिल अलग होता है, एक अमेंडमेंट होना अलग होता है। तो वी विल डिस्कस दोस थिंग्स ऑल्सो कि कौन सा अमेंडमेंट जरूरी है। जैसे 106 अमेंडमेंट हो गए, अब सारे अमेंडमेंट पढ़ना जरूरी है? नहीं सर, सारे जरूरी नहीं है। 24, 25 जरूरी है, फर्स्ट जरूरी है। फर्स्ट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब मैं आपसे कामेश्वर प्रसाद की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स के लिए ये एक्ट क्यों आए थे। जब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक चीज को, तो प्लीज अभी थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चंस रखिएगा। वी विल डिस्कस दोज एक्ट्स आल्सो, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं, थोड़ा सा अटेंटिव होके क्लास में बैठिए। और गूगल सबके पास होता ही है, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको आता ही होगा, लेकिन प्लीज क्लास में पार्टिसिपेशन इज वेरी नेसेसरी एंड मैंडेटरी। वेरी गुड ऋषिवा, चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चार्टर ऑफ 1601, चार्टर ऑफ 1601 1601 के चार्टर के अनुसार, चार्टर ऑफ 1601 1601 चार्टर के अनुसार, 1601 चार्टर के अनुसार, चार्टर ऑफ 1601, इसमें लिखिए
The first time legislative power, the first time legislative power, the first time legislative power has been granted to governor, has been granted to governor. प्रथम बार, प्रथम बार प्रथम बार व्यवस्थापिका की शक्तियां, व्यवस्थापिका की शक्तियां, व्यवस्थापिका की शक्तियां गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर को अच्छे शासन करने हेतु दी गई, गवर्नर को अच्छे शासन करने हेतु दी गई, अच्छे शासन करने हेतु दी गई. फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव पावर has been granted to governor, has been granted to governor for good governance, for good governance, for good governance. तीन शब्द समझेंगे. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तीन शब्द है. दैट इज कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका. ये तीन शब्द समझेंगे. देखिए, देयर आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द जुडिशरी, देयर आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के तीन अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. अगर मैं आपको एग्जीक्यूटिव हेड बताऊं तो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव हेड जो हम बोलते हैं. लेजिस्लेटिव इज सीएम या फिर पीएम. जुडिशरी में या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. दीज आर द थ्री डिफरेंट हेड्स जिसके हम बात कर रहे हैं. अंग्रेज जब रहने आए तो उनको ये समस्या आई शुरुआत में कि यार थोड़ा सा हमको भी पावर होनी चाहिए कि हम अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके, गुड गवर्नेंस कर सके. जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, तीन सेंटर बनाए अपने, सूरत, मद्रास, बॉम्बे या कोलकाता, जैसे भी उनके सेंटर बने. ठीक है सर. इन लोगों ने लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट किया, लोगों को यहाँ पर काम पे रखना स्टार्ट किया. अब जो लोग काम पे रहते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट्स आएगा, कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट्स अराइज होंगे. और जब डिस्प्यूट अराइज होंगे तो कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो उनको सुने, ऐसे डिस्प्यूट्स को सुने, ऐसे डिस्प्यूट्स को सोल्व करे. देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी. तो ये सम अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए इन लोगों को गवर्निंग पावर भी चाहिए. ठीक है सर. इन लोगों को एक गुड गवर्नेंस भी चाहिए, अच्छे रूप से शासन कर सके, उसके लिए भी शक्तियां चाहिए होती है. क्योंकि जब आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, जब आप एक सभ्य समाज में रहेंगे तो वहां पर ऐसा होता है कि कोई अगर कुछ अपराध करता है तो उसको दंड देने का प्रावधान भी होता है. क्योंकि जब तक चेक एंड बैलेंसेस नहीं है सोसाइटी में, सोसाइटी कभी भी एक अच्छी सोसाइटी या प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं बन सकती. आप एक ऐसे समाज में रहते हो. देखिए, हमारा समाज जो है, हमारा समाज वो एक ऐसा समाज है जिसमें अगर आपको रहना है तो आपको कुछ कार्य करना होगा. कुछ कार्य करने के साथ आपको अच्छे इंसान के रूप में रहना होगा. अगर आप कोई अपराध करते हैं या फिर अगर कोई गलत काम करते हैं तो आपको दंड भी दिया जाएगा, तभी तो गुड गवर्नेंस होगा. ऐसे तो देखे, ऐसे तो सिर्फ हमारे समाज में फिर नौकरी कौन करेगा. कोई भी रात में फिर बैठ के किसी को भी लूट मारो, सोने की चैन निकालो, सोना वैसे इतना महंगा हो रहा है, कुछ भी कर लो फिर आप. ऐसे तो गुड गवर्नेंस के लिए तो चार्टर 1601 ने सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर दी. ये क्वेश्चन आया यूपी जुडिशरी में 2018 या 19 वाले पेपर में, जब 650 वैकेंसी, तब ये क्वेश्चन पूछा था कि लेजिस्लेटिव पावर फर्स्ट टाइम कब दी गई थी. अब लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये कि पूरे भारत में अब तक सिर्फ हम राजा के थ्रू ही रूल हो रहे थे. अब तक हम लोग सिर्फ किंग के थ्रू रूल हो रहे थे. लेकिन अब रूल करने के लिए देयर इज ए लॉ, और ये जो लॉ आया ये लेजिस्लेटिव पावर के रूप में आया, चार्टर ऑफ 1601. अब तक तो इन्होंने सिर्फ जगह स्टैब्लिश करी, ये किया. लेकिन जब गवर्नेंस के लिए अगर ये लोग रह रहे हैं, सपोज कीजिए सूरत में इन लोगों को 100 एकड़ जमीन मिल गई. राजा ने बोला कि आपके पास 100 एकड़ जमीन है. इन्होंने अपनी पूरी एक कॉलोनी बनाई अंदर, जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते हैं या जो लोग काम करते हैं उनके यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह सब यहाँ पे बने हुए हैं. अब कल को कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर एक गवर्निंग बॉडी भी तो होनी चाहिए जो कि पूरे को मैनेज करे. सबसे पहले लॉ जहां से स्टार्ट हुआ, देखिए हमारे इंडिया में हो सकता है कि हम लोग पढ़ते हों, मनुस्मृति पढ़ते हों, या फिर ऐसे जो लॉ हैं जो लिखे हुए हैं शास्त्रों में जो लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो कोडिफाइड लॉज हैं ये कभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाते थे. अब राजा है, राजा माने ना माने राजा की मर्जी है. राजा का कोई विशेष व्यक्ति हो तो राजा उसको माफ भी कर दे. किसी के ऊपर कोई मर्डर का या किसी के कोई सीरियस एलिगेशन का चार्जेस है, लेकिन एक
राजा का अगर वो दोस्त है तो उसको जरूरी थोड़ी ना उसको भी पनिशमेंट मिले। तो लॉ जब से स्टार्ट हुआ तब से ये ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में तो इन लोगों ने बताया कि किस तरह से हम लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से लॉ को लागू करते हैं। तुमको क्या लगता है कि इंडिया के पास में कोई कोई और विकल्प था? 1947 में जब हमको आजादी मिली, तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया के पास में कोई और विकल्प मौजूद था क्या कि हम इस जुडिशरी के सिस्टम को ना अपना के किसी और सिस्टम को अडॉप्ट करें? नहीं सर, हमारे पास विकल्प ही नहीं था, यही सिस्टम है, यही सिस्टम है और पूरे दुनिया में यही सिस्टम है। आप और सिस्टम बता दीजिए मुझे दुनिया में। हाँ, हमारे भारत में इतना स्लो जुडिशियल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो जुडिशियल सिस्टम है वो ब्रिटिश पे आधारित है। जब ब्रिटिश पे आधारित ये है कि जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फेयर हियरिंग का मौका मिलना चाहिए, आप किसी को भी मतलब आप 100 कल्पिट को छोड़ सकते हो लेकिन एक भी इनोसेंट आदमी नहीं फंसना चाहिए। तो हम लोग उस पर आधारित हैं, इसलिए हमारा जुडिशियल प्रोसेस स्लो है। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद आइए प्लीज पैराग्राफ से लिखिए द चार्टर ऑफ 1726, द चार्टर ऑफ 1726, द चार्टर ऑफ 1726, 1726 के चार्टर के अनुसार, 1726 के चार्टर के अनुसार, 1726 के चार्टर के अनुसार the legislative power was vested was vested was vested in governors in governors in governors व्यवस्थापिका की शक्तियां व्यवस्थापिका की शक्तियां व्यवस्थापिका की शक्तियां शक्तियां गवर्नर में निहित होती थी, गवर्नर में निहित होती थी, गवर्नर में निहित होती थी, गवर्नर में निहित होती थी। पैराग्राफ से लिखिए दिस चार्टर ऑल्सो एस्टैब्लिश दिस चार्टर ऑल्सो एस्टैब्लिश द मेयर कोर्ट द मेयर कोर्ट द मेयर कोर्ट एट कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास, एट कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास। इस चार्टर के अनुसार इस चार्टर के अनुसार इस चार्टर के अनुसार महापौर 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 न्यायालयों की स्थापना, महापौर न्यायालयों की स्थापना, महापौर न्यायालयों की स्थापना कोलकाता कोलकाता बॉम्बे व मद्रास में की गई, कोलकाता बॉम्बे व मद्रास में की गई। एंड इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस इंग्लिश लॉ इन ऑल प्रेसिडेंसी, it also introduced English law in all presidency तथा इसके उपरांत अंग्रेजी विधि अंग्रेजी विधि अंग्रेजी विधि को भी लाया गया, अंग्रेजी विधि को भी लाया गया, अंग्रेजी विधि को भी लाया गया, अंग्रेजी विधि को भी लाया गया। अब थोड़ा सा ना इतिहास यहाँ पे चेंज होगा। अब इतिहास कैसे चेंज होगा मैं आपको समझाता हूँ। पहले बात समझिए, एग्जीक्यूटिव कौन की पावर क्या होती है? देखिए सर, लेजिस्लेटिव मतलब कि जिसको डिसीजन मेकिंग पावर है। लेजिस्लेटिव कौन है? आज हम बात करते हैं सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए, या फिर हम बात करते हैं लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। ये जितनी भी आपको ये दिखेगी, जितनी भी असेंबलीज दिखेगी, चाहे वो स्टेट असेंबली हो, चाहे वो यूनियन असेंबली हो, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, हाउस ऑफ पीपल हो या फिर हाउस ऑफ कॉमन, आप ये हमेशा चीज देखेंगे, एक चीज हमेशा आप लोग देखना, ये इन लोगों को पावर है लॉ मेकिंग, विधि रचना करने की इनको शक्ति है। लॉ मेकिंग में पावर इन्हें है। लॉ इंप्लीमेंट कैसे होगा, इनको जो शक्ति है। एग्जीक्यूटिव क्या शक्ति है? एग्जीक्यूटिव का क्या काम है कि कानून को इंप्लीमेंट कैसे करना है, कानून लागू कैसे किया जाएगा, दैट इज द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। जैसे आज कानून बना दिया, ठीक है, देश में सपोज कीजिए आज कानून बन गया जीएसटी, भाई सबसे जीएसटी लेना है, अरे सबसे इनकम टैक्स हमें वसूल करना है, तो ये तो सिर्फ कानून बनाएंगे ना, वसूल करने की शक्ति अल्टीमेटली किसके पास है?
एग्जीक्यूटिव के पास है, तो एग्जीक्यूटिव ही उसको कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। अगर लेजिस्लेटिव ने कुछ भी गलत कानून बनाया है जिससे फंडामेंटल राइट या फिर आम आदमी के अधिकार इफेक्टिव हो रहे हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव कुछ काम ऐसा कर रहा है जो कि इस कानून के, जो कानून बनाया था उसकी इंटेंशन कुछ और थी, एग्जीक्यूटिव ने अपने हिसाब से उसकी इंटेंशन कुछ और निकाली, कुछ अलग काम कर रहा है, तो जुडिशरी फिर आएगा बीच में प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने, चेक एंड बैलेंसेस करने। सपोज कीजिए आज एक कानून बनाया देश में, बहुत सारे कानून का उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मैं सपोज कीजिए सरकार ने एक कानून बनाया, सरकार ने एक कानून बनाया और कानून बना के बोल दिया, कानून बना के बोल दिया कि 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे, 14 ईयर तक के बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे। एग्जीक्यूटिव को जब जो चीज इंप्लीमेंट करनी थी तो एग्जीक्यूटिव कहता है कि देखिए 14 वर्ष तक के बच्चों में वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिन बच्चों की नेसेसिटी है कि जब तक काम नहीं करेंगे, लेबर नहीं करेंगे, परिवार नहीं चलेगा। आप ये समझिए। तो अब उसको इंटरप्रेट करने के लिए जुडिशरी आई कि 14 वर्ष तक की जो इन्होंने बात करी है वो हेजार्डस वर्क के लिए है, खतरनाक जो कार्य होते हैं हेजार्डस, जिसमें जान जाने की आशंका होती है, वो कार्य लेजिस्लेटिव इंटेंशन है एग्जीक्यूटिव उसको ऐसे इंप्लीमेंट करे। तो लॉ मेकिंग का पावर इनका है, लॉ लागू कैसे होगा, कानून लागू कैसे होगा, वो हमारी कार्यपालिका देखेगी, एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर पुलिस भी आती है, इसके अंदर पुलिस भी आएगी, इसके अंदर सब लोग सम्मिलित होंगे। ये काम इनको देखने का है। जुडिशरी तब देखेगा जब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अपना वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। ये बात थोड़ा सा बेसिक समझिए, आगे के लिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो टाइम पीरियड था, देखिए जो टाइम पीरियड था 1726 से लेकर 1765 तक का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत ही केओस टाइम पीरियड है। केओस टाइम पीरियड क्यों है? ये बहुत ही केओटिक सिचुएशन है हमारे सामने। केओटिक सिचुएशन क्यों है? केओटिक सिचुएशन इसलिए क्योंकि सर जब औरंगजेब की डेथ हुई, जब औरंगजेब की डेथ होती है तो अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा, उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी क्या है, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक टाइम था, देखिए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पहले ना, उसको थोड़ा सा एक बार आप माइंड मत करना, माई ड्राइंग इज नॉट वेरी वेल। तो मुझे इंडिया का मैप बनाने को बोलेगा तो मैं बिल्कुल फिसड्डी हूँ इस मामले में। ठीक है ना। अब ये जो एरिया था म्यांमार, बर्मा, ये भी इंडिया का पार्ट था। बंगाल यहाँ था, और बंगाल जो था उस बंगाल में इस म्यांमार को छोड़ दो तो बंगाल में बांग्लादेश वाला हिस्सा भी आता था। बंगाल जो था ये वेस्ट बंगाल होता था, आसाम भी इसी के अंदर आता था। इसके अंदर और कौन कौन से एरिया आते थे? इसके अंदर बिहार भी आता था, इसके अंदर झारखंड भी आता था, इसके अंदर छत्तीसगढ़ भी आता था। तो बंगाल ये पूरा पार्ट हुआ करता था। ठीक है सर। यहाँ पे होता है अवध, और ये है दिल्ली। थोड़ा सा उस टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ था। दिस इज बंगाल, दिस इज द होल बंगाल। सर माइंड नहीं करते हम टीचर्स की कोई बात, अरे नहीं नहीं, अरे ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, आप ये बात समझिए, आप बस समझने की कोशिश कीजिए। ड्राइंग मेरा यार वो नहीं है। मुझे तो बचपन में जब स्कूल चला करती थी तो वो लोग ना कमल का फूल बनाने के लिए देते थे ऐसे करके, स्कूल में हल्का सा जब होता था, बहुत छोटी क्लास में, फर्स्ट सेकंड क्लास में, या नर्सरी एलकेजी एचकेजी में कुछ समय, तो वो मुझसे वो भी नहीं बनता था। मेरे को इतना, मेरा हाथ नहीं, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है और मेरी ड्राइंग भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल आपको समझा देता हूँ, लेकिन आप समझिए होता क्या है। देखिए ऐसा हुआ, यहाँ पे जब औरंगजेब की डेथ हुई, जब यहाँ पे औरंगजेब की डेथ हुई, औरंगजेब की डेथ हुई, तो बंगाल से बहुत सारा इनको वो मिलता था, कर मिलता था। और बंगाल में इन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट कर रखा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल में थे, ये बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, मोहम्मद सिराजुद्दौला। एक युद्ध हुआ बैटल ऑफ प्लासी, युद्ध हुआ, एक एक वॉर हुई बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। 1757 में एक युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी।
बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ तो प्लासी का मेन पर्पज ये था, इसमें अंग्रेज और इनके बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या था, युद्ध में क्या था सर, युद्ध में ये था कि अंग्रेजों ने ये जो एरिया था वो उससे टेक ओवर करके ले लिया। यहाँ पर एक शासक हुआ करते थे, उनका नाम था शाह आलम। देखो औरंगजेब के मरने के बाद में सबसे बड़ी जंग ये हो गई थी क्योंकि औरंगजेब वॉज वेरी पावरफुल, और औरंगजेब के बाद में ये था कि कौन कंट्रोल स्थापित करेगा, स्टेब्लिश करेगा बंगाल का, दिल्ली का कौन कंट्रोल स्थापित स्टेब्लिश करेगा। तो ऐसा हुआ, अंग्रेजों ने शाह आलम का साथ दिया और इन्होंने हराया किसको, मोहम्मद सिराजुद्दौला को। और जब सिराजुद्दौला को हराया तो उसके बाद में अंग्रेजों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी शाह आलम को कि आप हमारे बिहाफ पर रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द बंगाल। बात समझ में आ रही है? जो लोग एक टाइम पे व्यापार करने आए थे, अब वो धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करने लगे, जब उनको दिखाना कि यहाँ पे बहुत, यहाँ पे अकूट पैसा है, यहाँ पर इतना पैसा है जितना सोच नहीं सकते। पैसे का इन द सेंस, देखिए इंडियंस की एक आदत रहती है गोल्ड में, ज्वेलरी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की, क्योंकि गोल्ड और ज्वेलरी का आज से नहीं सर, आप ये देख लेना, जो आपके घर में दादी भी होगी उनके पास भी गोल्ड होगा, क्योंकि गोल्ड का हमारे एक विशेष वो रहता है कि गोल्ड होना चाहिए, या फिर पैसा होना चाहिए, या सोना होना चाहिए, या फिर चांदी होनी चाहिए घर में। तो ये हम इंडियंस की एक शुरुआत से हो रही है, तो ये पैसा अकूट था हमारे पास। ऐसे नहीं भारत को सोने की कोई भी चिड़िया कहता था। तो इंडिया के पास में न तो रिसोर्सेज की कमी थी, न किसी और चीज की कमी थी। हाँ, इंडिया अब क्यों गरीब बन गया उसका एक रीजन सुन लीजिए। देखिए उस टाइम के हिसाब से संपत्ति जो थी, उस टाइम के हिसाब से संपत्ति जो हुआ करती थी वो गोल्ड में, सिल्वर में और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हुआ करती थी। अब जब से टेक्नोलॉजीज आई है, सारे देश एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ठीक हो गए। गोल्ड जो है, गोल्ड जितनी इंडिया में माइंस थी वो सब लूट के खत्म हो चुकी है, चाहे वो गोलकुंडा की माइंस हो। हमारे इंडिया में भी तो हमारे इंडिया में तो गोल्ड की माइंस थी एक टाइम पर, जब सब खत्म हो गई तो कोई नूर निकला, अब कुछ बचा नहीं इंडिया में। जब इंडिया में कुछ रहा नहीं और इंडिया को इंडिया में नई डीजल पेट्रोल की खोज हुई तो इंडिया पिछड़ता गया ना। दूसरी बात, हमारी पॉपुलेशन बहुत डेंस है, हम लोग बहुत डेंस पॉपुलेटेड है। ये जो एरिया जो मैंने मार्क किया है ना सर, यही एरिया 50-60 करोड़ का है, ये एरिया इतना सा, ये 50-60 करोड़ का एरिया है, ये उससे ज्यादा ही होगा। यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, तो यार जितनी तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा तो यूपी की पॉपुलेशन है। आप क्या बात करते हैं? तो हम लोग हाईली पॉपुलेटेड हैं, प्लस वेस्ट बंगाल ये देखोगे ना तो अराउंड 80 टू 90 करोड़ का एरिया है ये इतना सा एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ मैं आपसे, तो ये समझिए। तो इन ब्रिटिशर्स ने उसको हराया बैटल ऑफ प्लासी में, और फिर जो ब्रिटिशर्स राज करने मतलब व्यापार करने आए थे, अब वो धीरे धीरे यहाँ के मालिक बनना है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनको ये बात समझ में आ गई कि इन लोगों को चाहिए युद्ध, इन लोगों को चाहिए लड़ाई, और यहाँ पे किसी को भी थोड़ी सी इज्जत दे दो। देखिए एक प्रॉब्लम क्या रही है हमेशा हमारे जो शूरवीर लड़ाकू रहे उनमें, कि उनको चाहिए रेस्पेक्ट, आप रेस्पेक्ट दो। और अंग्रेज लोग जो थे वो सिविलाइज लोग थे, उनको पता था हाउ टू डू रेस्पेक्ट। उनको जहां भी जाते थे तो अपने सोने चांदी के थाल भर के लेके जाते थे, मसाले लेके जाते थे, ऐसी चीजें लेके जाते थे। इंग्लैंड से विशेष चीज मंगाई कि फलाना राजा के यहाँ जाना है, उसको ये चीज गिफ्ट करेंगे, वो खुश होगा जिसने कभी कोई चीज देखी नहीं। अरे मैं तुमको आज 100 साल पीछे ले जाऊं और तुमको मैं एक कांच की बोतल दूं जिसपे बहुत अच्छी क्रेविंग्स हो रखी, तो तुम तो खुश हो जाओगे भैया। तो इन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी, दे आर वेरी गुड डिप्लोमेट, वो सिविलाइज भी थे थोड़े हमसे। सिविलाइज का मतलब ये नहीं कि सब वे इन द सेंस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, हम भी सिविलाइज ही थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या था, टाइम चेंज हो रहा था। लिखिए इसमें 2-3 लाइन लिख के खत्म कीजिए इसको। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, after the death of Aurangzeb, there is a chaotic situation. There is a chaotic situation. औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत भारत में एक अव्यवस्थित परिस्थिति उत्पन्न हुई, एक अव्यवस्थित परिस्थिति उत्पन्न हुई। पैराग्राफ से लिखिए, द कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी, द कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी
द कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी, कंपनी 1757 में, कंपनी 1757 में, कंपनी 1757 में प्लासी के युद्ध में, सिराजुद्दौला को हराकर शाह आलम को राजस्व एकत्रित करने के लिए नियुक्त करती है। शाह आलम को राजस्व एकत्रित करने के लिए नियुक्त करती है। शाह आलम को राजस्व एकत्रित करने के लिए नियुक्त करती है। द कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी in 1757 defeating Mohammad Sirajuddaulah appoints Shah Alam on the responsibility of for collection of revenue, अब देखिए ये जो टाइम था ना 1600 से लेकर 1765 वाला जो टाइम पीरियड है, ये जो हमने पढ़ा, ये टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में कंपनी एक व्यापारी से धीरे धीरे टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, कंपनी धीरे धीरे अब रूल करना स्टार्ट करेगी। अगर आप पूछो कि कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, भारत में अंग्रेज कब आए, 1600 में आए, लेकिन वास्तविक रूप में जो लूट का मतलब आप ये समझो, जो ब्रिटिश रूल जो स्टार्ट हुआ है, जो अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटानिया हुकूमत शुरू हुई है, वो स्टार्ट होती है यहाँ सर। ऐसे होता है ना सर कि ऐसे बोलते ना कि यार ये तो हाथ पकड़ते पकड़ते मतलब उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ने लग गया, गला पकड़ने लग गया, तो अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया। धीरे धीरे हम लोगों ने इसको परमिशन दी, परमिशन देने के बाद में आप देखना बहुत सारे किस्से ऐसे भी हैं जहां पर औरंगजेब ने मुर्गा बना के रखा है इन ब्रिटिश ऑफिसर्स को। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे जहां पर कोई बात पे नाराज हो गए तो बहुत औरंगजेब ने इनकी सबकी हालत खराब करके रखी। एक टाइम वो भी था, और एक टाइम ये भी था कि जब एक तरह से हुकूमत सबसे छीन ली गई। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड हेडिंग डालिए 1765 टू 1858, 1765 टू 1858, ये टाइम देखते हैं, लिखिए इसमें। बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल, हेडिंग डालिए बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत। अब देखना कैसे कैसे पूरा इंडिया चपेटे में आएगा, वो आप समझिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये क्या एक्ट था, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। रेगुलेटिंग एक्ट था क्या, और रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट ही आप लोग लिखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1777। अब रेगुलेटिंग एक्ट था क्या उसको समझिएगा। देखिए कंपनी ने क्या किया, दीवान अपॉइंट किए, कहां पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये जो तीन जगह हैं,
जो 3 जगह हैं, एक तो बंगाल में, एक बिहार में और एक उड़ीसा में। कंपनी ने इन तीनों जगह पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपने दीवान अपॉइंट किए। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें। अब धीरे धीरे कंपनी अपने हाथ में सत्ता ले रही है। शाह आलम को भी साइड में कर देंगे कुछ टाइम में। लिखिए, द ग्रांट ऑफ दीवान्स, द ग्रांट ऑफ दीवान्स, द ग्रांट ऑफ दीवान्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, द ग्रांट ऑफ दीवान इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में, उड़ीसा में दीवान की नियुक्ति की गई, दीवान की नियुक्ति की गई, दीवान की नियुक्ति की गई। सच दीवान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, सच दीवान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, सच दीवान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, सच दीवान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविल जस्टिस। यह दीवान, यह दीवान, यह दीवान, यह दीवान दीवानी, दीवानी न्याय के, दीवानी न्याय के प्रशासक के रूप में कार्य करते थे। यह दीवान दीवानी न्याय के प्रशासक के रूप में कार्य करते थे। एंड 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 they also responsible for collection of revenue, they also responsible for collection of revenue, they also responsible for collection of revenue। तथा ये राजस्व की प्राप्ति के लिए भी जिम्मेदार थे, तथा ये राजस्व की प्राप्ति के लिए भी जिम्मेदार थे, तथा ये राजस्व की प्राप्ति के लिए भी जिम्मेदार थे, तथा ये राजस्व की प्राप्ति के लिए भी जिम्मेदार थे। अब ये सब होता क्या चीज है ये समझिए आप। यहाँ पर एक दीवान को लेके आए। अब जो दीवान है, जैसे आज कलेक्टर है, अब कलेक्टर का काम क्या होता है, आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या है कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कितना राजस्व, कितना कर किसी जिले से आ सकता है, ये उसका काम है। द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू लाइज होल एंड सोल अपॉन कलेक्टर। जैसे कोई भी जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड प्रोड्यूस कर रही है, या फिर कोई जमीन आप बेच रहे हो, या फिर कोई जमीन आप खरीद रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, तो इसमें सब में आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो सब आप कलेक्ट्री में, कोई ऑफिस है उसमें पे कर रहे हो, रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो सब कलेक्ट्री के अंदर है, आप उसको पे कर रहे हो। तो इनका काम है राजस्व कलेक्ट करना, और जितना भी आप इनकम सोर्स जनरेट कर पा रहे हो ये सब इनके थ्रू आपको करना होगा। ठीक है सर, पैराग्राफ चेंज करके लिखते रहिए। In the Charter of 1773, in the Charter of 1773, 1773 के चार्टर के अनुसार, 1773 के चार्टर के अनुसार निम्नलिखित 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 कार्य किए गए, निम्नलिखित कार्य किए गए, निम्नलिखित कार्य किए गए। पॉइंट नंबर 1, चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी के संविधान को बदला गया, कंपनी के संविधान को बदला गया, कंपनी के संविधान को बदला गया। सेकंड, द गवर्नर जनरल हैज इंट्रोड्यूस्ड, द गवर्नर जनरल हैज इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नर जनरल को लाया गया, गवर्नर जनरल को लाया गया, गवर्नर जनरल को लाया गया। पॉइंट नंबर थर्ड, recognize the government of Kolkata, recognize the government of Kolkata, recognize the government of Kolkata, recognize the government of Kolkata। कोलकाता की सरकार को मान्यता प्रदान की गई, कोलकाता की सरकार को मान्यता प्रदान की गई। अब आप बहुत से लोग पूछते हैं सर ये पार्ट जो ना उनको बहुत बोर लगता है। देखिए, अगर मान लीजिए निबंध आता है डेमोक्रेसी के ऊपर, निबंध आता है किसके ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, है ना, लोकतंत्र के ऊपर अगर निबंध आता है, या फिर निबंध आता है द पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो वहां पर अगर आप ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये सब लिख के आएंगे ना सर, तो इट वुड मेक द ग्रेट इम्पैक्ट। क्योंकि देखिए 100 बच्चे अगर लिख रहे हैं ऐसे वगैरह, तो ये सब चीजें कोई नहीं लिखता,
लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि हाउ इट वर्क्स, कैसे हम लोग सिविलाइज बने और किस तरह से लॉ को लेके आया गया, किस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम इवोल्व हुआ, किस तरह से हमारे न्यायिक व्यवस्था को धीरे धीरे इस तरह से ढाला गया। वरना पहले तो न्यायिक व्यवस्था कैसे हुआ करती थी, 100 कोड़े मार दो, हाथ के बदले हाथ, किसी ने मृत्यु करी तो उसको भी मृत्युदंड दिया जाए, राजा के आदेश के ऊपर था पूरी तरह से, चाहे सबूत हो गवाह हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी ने आरोप लगा दिया कि भाई इसने इसकी हत्या करी है, सिर्फ शक के बिहाफ पर भी लोग, राजा को पूरी पावर थी भाई किसी को मरवा देने की। कैसे जुडिशियल सिस्टम आया गया, आप चाहें तो इन चीजों को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो भी आपका। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी, हुआ करती थी कोलकाता। इन लोगों की कैपिटल कोलकाता हुआ करती थी। तो इसमें लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, द टेरिटरी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, द टेरिटरी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास come under the control of come under the control of come under the control of Governor General of Bengal, come under the control of Governor General of Bengal, come under the control of Governor General of Bengal। लिखिए, बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास का क्षेत्र, बॉम्बे और मद्रास का क्षेत्र बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर आने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर आने लगा। और लास्ट पॉइंट, फोर्थ या फिफ्थ जो भी पॉइंट है आपका, उसमें लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट कोलकाता बाय दिस रेगुलेटिंग एक्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट has been established at Kolkata by this regulating act, by this regulating act, by this regulating act। तो सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करने के लिए कौन सा एक्ट था, ये एक्ट था। लिखिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को कोलकाता में स्थापित किया गया, उच्चतम न्यायालय को कोलकाता में स्थापित किया गया, उच्चतम न्यायालय को कोलकाता में स्थापित किया गया, उच्चतम न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब लिखिए एक बार, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, सेटलमेंट एक्ट 1781, सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट 1871, 1781। लिखिए इसमें, इट रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ, इट रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ, it removed the defect of, it removed the defects of, defects of it removed the defects of 1773 act, 1773 act। इस एक्ट को, इस एक्ट को, इस एक्ट को 1773, 1773, 1773 एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया, 1773 के एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया, 1773 के एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दिस एक्ट ऑल्सो एग्जेम्प्ट, दिस एक्ट ऑल्सो एग्जेम्प्ट, दिस एक्ट ऑल्सो एग्जेम्प्ट द एक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, द एक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये अधिनियम
ये अधिनियम लोक सेवक द्वारा एक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट done in the official capacity ये अधिनियम या ये एक्ट किसी लोक सेवक द्वारा अपने नेटवर्क इशू हो रहा है, अपने क्षेत्राधिकार में किए गए कार्यों से मुक्त करती है। क्षेत्राधिकार में किए गए कार्यों से मुक्त करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लिखिए द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें लिखिए दिस एक्ट डिस्टिंग्विश, पिट्स को पिट से लिखना प्लीज, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, this act distinguish between commercial and political function of the company. This act distinguish between commercial and political function of the company. ये अधिनियम कंपनी के वाणिज्यिक व राजनीतिक कार्यों में अंतर को स्थापित करती है। इस वीक हम लोग एक ही सब्जेक्ट करेंगे। 2 सब्जेक्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, तो सेकंड सब्जेक्ट है हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थोड़ा सा ये पार्ट बोरिंग लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये जरूरी है इसको समझना। 1858 टू 1819 थर्ड पॉइंट डालेंगे प्लीज, थर्ड डालिए 1858 टू 1990। इसमें 2-3 एक्ट जो हैं वो काम के हमारे लिए। अब क्या हुआ सर, इस टाइम पर क्या होता है, 1817 में क्रांति हो जाती है और इस टाइम पर कंपनी का रूल खत्म हो जाता है। कंपनी का रूल खत्म होते ही सारी चीजें खत्म हो जाती है। कंपनी का रूल जैसे खत्म हुआ सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि देखिए 1857 की क्रांति इतनी स्ट्रांग थी कि एक बार तो अंग्रेज हार गए थे। वो तो कुछ लोगों ने धोखा दिया 1857 में, हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया 1857 में, अदरवाइज उसी टाइम हरा देते, क्योंकि 1857 में हमारे पास में कम्युनिकेशन की कुछ चीजें थी नहीं। हमारे बहादुर शाह जफर बहुत ही बूढ़े हो गए थे और ये लोग तो हमारा वो कर रहे थे, स्थिति ठीक नहीं थी। मतलब अगर स्थिति ठीक होती तो उस टाइम में ये चीज खत्म हो सकती थी, लेकिन उस टाइम रानी लक्ष्मीबाई वगैरह सबका तुम देख लेना, तुमने पढ़ा होगा अपने स्कूल के टाइम में कि 1857 का रेवोल्यूशन फेल क्यों हो गया। इसको कल से करेंगे, ठीक है ना। ये 2 चीजें हम कल से करेंगे। कल कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ये कल वाले पार्ट में क्या चीज रहेगा हमारा, कल वाले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, उनका क्या मोटो था, कौन कौन उनके लोग थे। दूसरी बात हम देखेंगे जहां सर जेलों में, देखिए जेलों में अगर 150 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। अब 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो एक पार्ट के आएंगे, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कौन उसमें क्या है कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया, किसका ओरिजिन कहाँ से था, यूएस हमने क्या लिया, फ्रांस हमने क्या लिया, आयरलैंड हमने क्या लिया। और वो चीजें रटी हुई होनी चाहिए सबको, रटी हुई मतलब रटी हुई, उसको बिल्कुल रट लेना आप लोग। हम लोग कल उस चीज को करेंगे। कल मैं आपसे ये सारी चीजें करवाऊंगा, कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है ना।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते